नमस्कार। मैं हूं हरीश चौधरी और आप देख रहे हैं द लोकदूत। किसी का एक बहुत मशहूर शेर है कि नए दीवानों को देखो तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे, आए थे जब वीराने में। शेर का तात्पर्य दूसू चुनाव से है कि हर बार की तरह नई बयार आ चुकी है। लगभग 3 साल के बाद दूसू के चुनाव होने जा रहे हैं, डीयू के कॉलेजेस में चुनाव होने जा रहे हैं। और आज हम बैठे हैं एआरएसडी कॉलेज के जो प्रत्याशी हैं, एबीवीपी प्रत्याशी हैं, उनके साथ ये जानने के लिए कि वो छात्र हितों के लिए किन समस्याओं पर, छात्रों के हितों के लिए लड़ना चाहते हैं, किन समस्याओं का निराकरण करना चाहते हैं, उनका फोकस किन बिंदुओं पर रहेगा जिसके द्वारा वो एआरएसडी को एक बेहतर एआरएसडी बना पाए। आइए शुरू करते हैं जानना। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल द लोकदूत में और हमारी सीरीज कैंपस न्यूज़ में। सबसे पहले तो आप अपना नाम और आप किस पद के लिए प्रत्याशी हैं, वो आप कॉन्टेस्ट कर रही हैं, आपके मुद्दे क्या हैं, आपका मैनिफेस्टो क्या है जिस पर आप सबसे ज्यादा अगर सत्ता में आती हैं तो काम करेंगी। मेरा नाम जिज्ञासा है। मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स 3rd ईयर की छात्रा हूँ और मैं प्रेसिडेंट पद के लिए कॉलेज में इलेक्शन लड़ रही हूँ। और मेरे मुद्दे रहेंगे, पहला मुद्दा मैं बताना चाहूंगी गर्ल्स एनसीसी। हमारे कॉलेज में सिर्फ बॉयज एनसीसी है, तो मेरी जो बहनें हैं जो बाहर से आती हैं, जो देश प्रेम की भावना रखती हैं, जो आगे जाके कुछ करना चाहती है, उनको दूसरे कॉलेज जाना पड़ता है और जिसमें उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो मैं चाहूंगी और मैं अश्योर करती हूँ कि मेरे मेरे कार्यकाल में गर्ल्स एनसीसी आए और इसको मैं आगे लेके जाऊं, अपनी बहनों को इसमें पूरा सहयोग दूं। ओके, और आपका मैनिफेस्टो क्या है? मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगी स्पोर्ट्स सोसाइटी और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स को लेकर। हमारे कॉलेज में ना कोई स्पोर्ट्स सोसाइटी है, ना ही इक्विपमेंट्स मिल पाते हैं बच्चों को प्रैक्टिस के लिए। जो लोग अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं कॉलेज आकर, जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जाकर खेलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों को एक मार्ग नहीं मिलता है, ना उनको कोई सपोर्ट मिलता है, ना उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स है जहाँ से वो खेल कर आगे बढ़ सके। तो अगर हम यूनियन में आते हैं तो हम इंश्योर करेंगे कि सब जो जो अपना पैशन फॉलो करता है, जो भी कोई खेल खेलना चाहता है, वॉली, बास्केटबॉल और तरह तरह के जो खेल हैं, उसमें बच्चे आगे जा पाए और एक स्टैंड हो, हमारा कॉलेज आगे बढ़ पाए स्पोर्ट्स में, एकेडमिक्स में, हर चीज में। ओके, तो आप बेसिकली स्पोर्ट्स पर और जो एनसीसी है केवल उन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और भी आपके मुद्दे हैं? और भी हमारे पास बहुत मुद्दे हैं, जैसे कि एक मुद्दा है कल्चरल रूम। सोसाइटीज का हम सब जानते हैं एक बहुत बड़ा योगदान रहता है कॉलेज डेवलपमेंट में। तो ऐसा क्यों कि उनके पास एक प्रॉपर स्पेस तक नहीं है कॉलेज में, जब उनका इतना योगदान है, वो इतनी मेहनत कर कॉलेज को इतने बड़े स्तर पर लेकर आए हैं और आगे भी लेकर जाएंगे, तो उनके लिए एक प्रॉपर स्पेस, उनके डिस्कशंस, उनकी प्रैक्टिस के लिए एक प्रॉपर स्पेस हम उनको दिलाएंगे, कल्चरल रूम बनवाएंगे जहाँ पर वो लोग बैठकर बातें कर सके, अपनी प्रैक्टिस कर सके और आगे जाकर बहुत हमारे कॉलेज का नाम रोशन हो और हमारी सोसाइटीज आगे बढ़े, ये हमारा प्रयास रहेगा। ओके, अगला जो सवाल है मेरा वो आपसे है। आप जो है वो जेएस जो पोस्ट होती है जॉइंट सेक्रेटरी, उस पर आप जीत चुके हैं, आपको उसकी बहुत बहुत बधाई। परंतु उसके साथ ही आप अपनी टीम के साथ टीम को जिताने के लिए अडिग रूप से लगे हुए हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो आप चूंकि जीत चुके हैं, परंतु अगर आपकी यूनियन सत्ता में आती है तो उसके बाद अब आप जीत तो चुके हैं, परंतु यूनियन के साथ मिलकर और आप किन मुद्दों के ऊपर काम करेंगे जिससे एआरएसडी जो है, एआरएसडी का स्टूडेंट जो है वो अपनी बेहतरी की तरफ बढ़ सके, एआरएसडी अपनी बेहतरी की तरफ बढ़ सके, एआरएसडी का विकास हो सके? जी बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत जायज है। मैं ये कहना चाहूंगा कि नाम क्या है आपका? सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए, और आपका कोर्स क्या है? मेरा नाम लोकेश कुमार है। मैं बीए प्रोग्राम 2nd ईयर का छात्र हूँ। मेरा कोर्स कॉम्बिनेशन है हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एज अ मेजर। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। मुद्दे की बात कही आपने जी। मैं एकेडमिक्स पर मैं एकेडमिक स्ट्रांग हूँ, एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग हूँ, तो एकेडमिक की बात करता हूँ। जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ ही SEC, that is a skill enhancement course, and VSc, that is a value addition course, ये सारे कोर्सेज आए जी। ठीक, अब बात ये आती है कि जब SEC, that is a skill enhancement course, and VSc, वैल्यू एडिशन कोर्स, इस कोर्स में चीजें यह दिक्कत हो जाती है बच्चों की कि अगर सब्जेक्ट कोई मिलता है, सब्जेक्ट चूज करते हैं बच्चे, अगर कोई सब्जेक्ट टेक्निकल टीचर कि सब्जेक्ट अगर नॉन टेक टीचर को दे दिया जाए तो कैसे हैंडल करेंगे टीचर। तो ये जो प्रॉब्लम है टीचर के लिए भी नया है
और बच्चों के लिए बनाया है। तो ये चीज बहुत दिक्कत हो जाती है, बच्चों को भी फेस करनी पड़ती है। आप इसका कैसे, मतलब इसमें आप क्या बेहतरी करके देंगे? बेहतरी कर रहे हैं कि अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक परिवार की तरह है, और परिवार का हिस्सा होने के बजाय, परिवार का हिस्सा होने से हमारा तात्पर्य होना चाहिए कि हम इसे सहयोग करें, टीचर को कोऑपरेट करें और एलोकेट करें कि अगर टेक्निकल सब्जेक्ट है तो टेक्निकल डिपार्टमेंट को पढ़ाने के लिए दिया जाए, अगर नॉन टेक सब्जेक्ट है तो नॉन टेक टीचर को दिया जाए, ताकि ये चीजें बहुत बेहतर तरीके ढंग से चल सके। जी, और आपके मुद्दे क्या हैं? और मुद्दे की बात करें, जिम्नास्टिक के जो मुद्दे हैं वो भी हमारी एक बहुत सारी बड़ी मुद्दे हैं कि उन्हें होनी चाहिए। तीसरी बड़ी मुद्दे मेरी बताएं, ऑडिटोरियम के मुद्दे हैं। ऑडिटोरियम का मुद्दा क्या है? ऑडिटोरियम का मुद्दा यह है कि मेरे कॉलेज में सेमिनार हॉल है, सेमिनार हॉल में लगभग 150 बच्चों की बैठने की सामर्थ्य है, लेकिन अगर कोई बड़े सेलिब्रिटी आ जाते हैं, कोई वक्ता आ जाते हैं, तो दिक्कत ये हो जाती है कि वो जब बच्चे 150 बच्चे बैठ जाते हैं, 20 बच्चे मुश्किल से खड़े हो जाते हैं, कुछ बच्चे बाहर खड़े होकर देखते हैं, तो एक सफिशिएंट स्पेस ना होने के कारण वहां नहीं बैठ पाते हैं। ऑडिटोरियम हमारे 3rd फ्लोर पर बना हुआ है, लेकिन रिनोवेशन की जरूरत है। तो हम लोग जब आएंगे सेवा में, अगर आप लोगों की चाह हो, हम लोग जब सेवा में आएंगे, हमारी पूरी 6 पोस्ट जब सेवा में आएंगे, तो ये जरूर कंसर्न है कि ऑडिटोरियम का रिनोवेशन कराकर उसमें सारी प्रोग्राम को बढ़िया से कराएं। पहला, जैसे दीदी ने बताया, जिज्ञासा दीदी ने बताया कि एनसीसी के बारे में बताया इन्होंने, कल्चर रूम के बारे में बताया इन्होंने, फिर उन्होंने बताया कि हमें इन्होंने काम करना है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हम लोग सेग्रीगेट करेंगे, लड़का लोग खेलने जाते हैं, फिर लड़की लोग खेलने जाती हैं, चीजें क्लैश कर जाती है, तो सेपरेट हो चीजें। हमारी बात फिलहाल ही मैथमेटिक ऑनर्स से महक से हो रही थी, उन्होंने कहा कि चीजें सेपरेट होनी चाहिए। हम लोग ग्राउंड पे जा रहे हैं, ग्राउंड पे जाके बच्चों से बात कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट ले रहे हैं कि वो उनकी कंसर्न क्या है, और उनकी कंसर्न, उनकी इशू हमारी मैनिफेस्टो बन रही है जी, ऐसे चीजें वर्क कर रही है। फिर ऐड करना चाहूंगा इसमें एक और चीज कि लाइब्रेरी में चीजें सुधार हुई है, उसको और सुधार करने की जरूरत है। कैंटीन में सुधार करने की जरूरत क्या है कि कैंटीन इनलार्जमेंट होना चाहिए, थोड़ी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बढ़नी चाहिए, प्राइस जो हाइक है उसका रिडक्शन होना चाहिए। अच्छा, अगर आपके जो भी प्रत्याशी हैं वो जीत कर आते हैं तो आप कैंटीन के उदारीकरण के लिए मेनली आप क्या करेंगे, ऐसा क्या कर देंगे जो पहले नहीं हुआ है? बिल्कुल, सबसे पहला कि होना चाहिए कि रिजनेबल कॉस्ट होना चाहिए जी। रीजनेबल कॉस्ट के साथ साथ हम लोग क्वालिटी का भी ध्यान रखेंगे। क्वालिटी के अभी साथ तक क्या समस्याएं हैं, मतलब जो पहले लोग सत्ता में आए वो क्या नहीं कर पाए, क्या क्या दिक्कतें बच्चों को फेस करनी पड़ती है जो आप दूर कर देंगे? दिक्कतें बहुत सारी हैं, लेकिन उन दिक्कतों में हाईलाइट करना चाहता हूँ कि आरओ वाटर की दिक्कत है। कैंटीन जाते हैं तो आरओ वाटर नहीं है, कैंटीन स्पेस सफाइश नहीं है, कैंटीन में बहुत बड़ी इशू है कि वहाँ एसी नहीं है, तो वहाँ भी बहुत प्रॉब्लम होता है। इस गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि बैठना। जैसे हाल ही में हम लोग को मेरे दोस्तों के माध्यम से पता चला कि मोतीलाल नेहरू कॉलेज में कैंटीन में एसी लगा, और ये चीज साक्ष्य प्रमाण है। और कैंटीन में एसी लगने के साथ साथ पूरे कांच से उसको फ्रेमवर्क किया गया, उसके साथ साथ कर्टन भी लगा, तो चीजें देखने में सुंदर लगती है और सिस्टमेटिक लगती है। तो ये चीज बिल्कुल प्रैक्टिस में लाने की। और अगले मुद्दे की बात करें तो एक मुद्दा ये भी है कि बीसीआर, दैट इज बॉयज कॉमन रूम जी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बॉयज कॉमन रूम की चीजें ऐसी चलती है कि वो बॉयज कॉमन रूम नहीं होकर वो कॉमन रूम हो जाता है। वो बॉयज कॉमन रूम ऐसा होना चाहिए कि उसमें एसी भी होना, एसी की भी मुद्दे है कि बॉयज कॉमन रूम में मस्ट एसी लगना चाहिए, और लगेगा जब हमारी जो यूनियन सेवा में आएगी तो उस विषय पे काम करेगी। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट करा, सहयोग करा, और हमारी टीम ने बहुत इस पर हेल्प करा, और हमारे बीए प्रोग्राम के खासकर छात्रों ने बहुत सपोर्ट करा। बीए प्रोग्राम से आते हैं? अब बीए प्रोग्राम से मैं हूँ, तो मैं निर्विरोध ज्वाइंट सेक्रेटरी सभी जिताने का कार्य एबीपी ने करा है, सम्मिलित जीत है ये। ये मेरी जीत नहीं है, ये जीत बीए प्रोग्राम के छात्रों की जीत है, बीए प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर के छात्रों की जीत है, सेकेंड ईयर के छात्रों की जीत है, थर्ड ईयर के छात्रों की जीत है, साथ साथ एबीपी के वो कार्यकर्ता निर्विरोध कैसे जीत पाए? क्या जो आपका ओपोजिशन था वो आपके सपोर्ट से घबरा कर उन्होंने बेइज्जती के डर से कैंडिडेट नहीं उतारा, या आप इसमें क्या सोचते हैं कि आप निर्विरोध कैसे उतर पाए? कॉलेज से किसी और ने आपके सामने नामांकन नहीं भरा फिर, या क्या हुआ? क्या दरअसल बात क्या आपको आश्वस्त किया गया आपके डिपार्टमेंट के द्वारा कि अगर आप लड़ते तो आपको पूरा भरपूर समर्थन मिलता? दरअसल जहां तक चीजें पता चली ऑफिशियली कि जो अपोजिशन पार्टी थे, अपोजिशन जो चीजें थी, उन्होंने बहुत सारी फॉर्म उन्होंने भरी थी, लेकिन जो गाइडलाइन थी, जो कोड ऑफ कंडक्ट जुसू की थी,
वो योग्य कैंडिडेट उनके पास नहीं थे, नहीं आप थे। ये कहना चाह रहे हो? उनकी जो एलिजिबिलिटी थी 75% अटेंडेंस की, वो अटेंडेंस की एलिजिबिलिटी वो पूरा नहीं कर पाए। यही एक रीजन रहा कि मैं निर्विरोध आया हूँ, अनचैलेंज्ड आया, अनअपोज्ड आया, अनकंटेस्टेड आया। तो इसको आप डिसिप्लिन से जोड़ के देखते हैं या किस तरह से जोड़ के देखते नहीं हैं? बिल्कुल, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की ये डिसिप्लिन है, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की ये डिसिप्लिन है कि उन्होंने चीजें बार बार धारणाएं करने के बावजूद उन्होंने इस चीज पर अडिग रहा कि डिसीजन नहीं चेंज किया। जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको उन्होंने बड़ी बारीकी से फॉलो करा, एक एक चीज को पॉइंट बाय पॉइंट उन्होंने नोट डाउन करा है। तो थैंक यू। अगला जो सवाल है वो मेरा आपसे है। आप सेक्रेटरी पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं। आप सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दें कि आप किस कोर्स से आते हैं, आपका नाम क्या है, और उसके अलावा बताइए कि ये जो आपके दो प्रत्याशियों ने बताया, इसके अलावा और आपके मुद्दे क्या हैं? जी मेरा नाम अभिषेक कुमार है एंड मैं बीए प्रोग्राम सीएस और मैथ्स का 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ एंड मैं सेक्रेटरी पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ इलेक्शन एआरएसडी कॉलेज में। जी। तो जैसे कि हमारे दोनों प्रत्याशी ने बताया अपने मुद्दे के बारे में, तो हमारा सबसे मेन मुद्दा ये है जिस पे हम इलेक्ट कर रहे हैं कि देखिए सबसे बड़ी बात होती है किसी भी कॉलेज में, ड्यू जैसा कि है अपने आप में ही बहुत ज्यादा फेमस है अपने एक्सपोजर को लेकर के, अपने फेस्ट्स को लेकर, सोसाइटीज को लेकर के। और यहाँ पे मैं काफी सारे फेस्ट्स में जा चुका हूँ, अभी से 3rd ईयर का छात्र हूँ तो 2nd ईयर में मैंने काफी फेस्ट्स में घूमे हैं। हर एक कॉलेज में जैसे DTU, NSUT, IIIT दिल्ली, IIT दिल्ली, इन संस्थानों में काफी बेहतरीन तरीके से फेस्ट होती है, या फिर ड्यू के अदर कॉलेजेस में भी जैसे कि नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस में काफी बढ़िया तरीके के फेस्ट ऑर्गेनाइज होते हैं जिसमें बहुत अच्छा माहौल मिलता है, बच्चों को एक्सपोजर मिलता है। बट वही है, हमारे एआरएसडी कॉलेज में ऐसा क्यों नहीं होता है कि बढ़िया तरीके से फेस्ट कराया जाए, जबकि हमारे फेस्ट का बजट भी 16 लाख है जैसा कि मुझे पता चला है, बट फेस्ट नहीं ढंग के हो पाते हैं। एंड इसका मेन रीजन ये है कि स्टूडेंट्स यूनियन की जो अभी तक से नहीं रही है भागीदारी, और इसलिए हम सबसे मेन मुद्दा ये रहेगा कि हम फेस्ट, अगर हमारी यूनियन आती है, एयूपी की टीम आती है, तो हम सबसे बेस्ट फेस्ट करवाएंगे। हमारी एआरएसडी की जो रैंकिंग 6 है फिर भी हम एक फेस्ट नहीं करवा पाते हैं, तो उस चीजों को हम जरूर दूर करने वाले हैं। ये मैं एश्योर करता हूँ कि हमारी टीम आएगी तो हम बेस्ट फेस्ट करवाएंगे, हम बजट का प्रॉपर इस्तेमाल करके और एक बढ़िया फेस्ट जरूर स्टूडेंट्स को देने वाले हैं, इसमें कोई कटौती नहीं करेंगे। तो आप इसका हिसाब भी स्टूडेंट्स को देंगे लास्ट में कि आपने वो पैसा लगाया कहाँ है? जी बिल्कुल बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होगी, बिकॉज यही ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, इसी कारण फेस्ट नहीं हो पाते हैं। बिकॉज हमने कोविड के पीरियड में भी हमने पैसे उतने ही दिए, फीस जो हमारे फीस में लगते हैं उसमें कोई कटौती नहीं की गई, और बट उस फेस्ट का जो पैसा आया वो हमें उसको दिखने को ही नहीं मिला कि फेस्ट कैसे हुए। जी। तो इन चीजों को बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होगी और हम एक अच्छा फेस्ट कराने का दावेदारी रखते हैं अगर हमारी टीम आती है, एयूपी की टीम एआरएसडी कॉलेज में। जी। दूसरा बड़ा मुद्दा ये है कि जैसे कि मैं बीए प्रोग्राम सीएस कोर्स से हूँ, बट जैसे कि मेरे और दोस्त लोग हैं वो सीएस ऑनर्स के हैं, तो हमारी फीस 15-16 हजार पर ईयर की होती है, लेकिन हमारे दोस्त जो सीएस ऑनर्स वाले भाई बंधु हैं उनकी फीस 60 हजार पर ईयर की है, जो कि बहुत ज्यादा हाई है। और कोई भी अंबानी और अडानी का बेटा तो है नहीं कि इतनी बड़ी फीस के ऊपर एक सरकारी कॉलेज होने के नाते बहुत बड़ा अमाउंट है, एंड कोई नॉर्मल हमारे मिडिल क्लास वर्ग के जो भी व्यक्ति हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो इसका मुद्दा हम बिल्कुल उठाएंगे, जैसा कि मेरे सीनियर्स से पता चला कि इसका मुद्दा पहले भी उठाया था एबीवीपी के, डूसू के कैंडिडेट्स ने, बट क्योंकि वो मुद्दा ठंडा पड़ गया एंड हमारी टीम नहीं आ पाई अनफॉर्चुनेटली, तो इस पे काम नहीं, आपके लोग नहीं जीत पाए इसलिए आप उस पर काम नहीं कर पाए, हाँ, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी सीनियर से यही पता चला है कि ऐसा नहीं हो पाया, बट हम ये एश्योर करते हैं इस बार हमारी डूसू में अगर टीम आती है और हमारे एआरएसडी में कॉलेज में टीम आती है, हमारी एयूपी यूनिट आती है, तो हम इसको फिर से मुद्दा उठाएंगे और इसको इस बार बिल्कुल फी को रिड्यूस करवाएंगे, बिकॉज बिल्कुल ये अनफेयर है। वही चीजें मैं भी पढ़ रहा हूँ, थोड़ा बहुत कहीं अंतर है सिलेबस में, बट उनसे इतना चार्ज क्यों लिया जा रहा है? आर्ट्स के विद्यार्थी होकर आप साइंस के लोगों की बात कर रहे हैं जी। क्या आपके प्रत्याशियों में कोई साइंस से भी शामिल है? क्या सामने जो आपके विपक्ष है उनका इस पर क्या सोचना है? वो साइंस के लिए क्या करके देना चाह रहे हैं? ऐसा कुछ पता लगा हो आपको? जी जी बिल्कुल पता लगा। उनसे बेहतर आप क्या दे पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए हमारे जो अपोजिशन पार्टी है उनके पास साइंस का कोई कैंडिडेट ही नहीं है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर आप एक कॉलेज में चुनाव लड़ रहे हो तो आपको सारे कैंडिडेट्स को ऐसे रखना चाहिए जो आप सारे कोर्सेज को आप डाइवर्सिफाई करो, बिकॉज अलग अलग कोर्स के अलग अलग मुद्दे होते हैं। बट हमारे टीम में, हमारे पैनल में साइंस के जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, तो हमने साइंस का भी रखा है, मैं आर्ट्स का भी रखा है। तो कौन है आपके वाइस प्रेसिडेंट जो साइंस से कंडक्ट कर रहे हैं? हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है हर्षित, वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं एंड वो साइंस बैकग्राउंड से, साइंस डिपार्टमेंट से, उनका साइंस कोर्स है, तो हमने साइंस से भी रखा है, आर्ट्स से भी रखा है, कॉमर्स से भी रखा है, तो हमने सारे कोर्सेज को इन्वॉल्व किया है जिससे कि डाइवर्सिटी रहे
और सभी मुद्दे हमें जेन्युइनली पता चले और उस पर हम काम करें। बट हमारे अपोजिशन में कोई भी साइंस का मुद्दा नहीं है। साइंस वालों को लोग बहुत इग्नोर करते हैं। ऐसा उन्हें लगता है कि साइंस में बच्चे सिर्फ पढ़ने आते हैं और पढ़ के चले जाएंगे, उनका सोशल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है या फिर वो राजनीति में नहीं उतर सकते हैं, जबकि ये गलत फहमी है और एक तरीके से वो डाउन करना चाहते हैं और साइंस को ऐसे दिखाना चाहते हैं कि साइंस वाले बंदे जो है सिर्फ नर्ड होते हैं। बट बिल्कुल ये गलत बात है। साइंस वाले बंदे भी कुछ भी जो चाहे वो कर सकते हैं, बस उन्हें आप अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। ये अपोजिशन की, तो आप समझ सकते हैं उनकी कैसी सोच है। ओके, तो उसके अलावा और आपके मुद्दे क्या रहेंगे? उसके अलावा हमारे ये मुद्दे हैं कि सोसाइटीज, जैसा कि मैं काफी सारी सोसाइटीज में हूँ, जैसे कि फोटोग्राफी सोसाइटी में हूँ, लेकिन हमारे पास एक ऑफिशियल कैमरा तक नहीं है अच्छा, जिससे कि हम फोटोज क्लिक करें। अगर हमारी सोसाइटी फोटोग्राफी ही है और उसका कैमरा, उसका नाम ही है फोटोग्राफी सोसाइटी और काम है कि फोटोज क्लिक करना। और क्या नाम है आपकी सोसाइटी का? हमारी सोसाइटी जो एआईएसडी कॉलेज फोटोग्राफी सोसाइटी है, उसका नाम है पिक्सेलेशन। ओके, तो हमारी सोसाइटी जो है, हमारे पास एक ऑफिशियल अच्छा कैमरा भी नहीं है, तो बच्चे सीखने आते हैं फोटोग्राफी, बट उनके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी नहीं मिल पाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अदर कॉलेज में काफी सारे मेरे दोस्त हैं, जैसे नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में, तो कई सारे कॉलेज में अच्छा कैमरा दिया जाता है उनमें, तो उनसे वो हैंड्स ऑन सीख पाते हैं। अब इतना कोई व्यक्ति तो अमीर है नहीं मिडिल क्लास का जो 1 लाख का कैमरा कोई डीएसएलआर लेके घूमेगा। तो एक सोसाइटी कैमरा तो होनी चाहिए जिससे कि सारे बच्चे जो है उसको सीख सके और आगे अपना जो भी फर्दर कैरियर परस्यू करना चाहते हैं या फिर इंटरेस्ट। तो मेरा ये मुद्दा है कि सोसाइटीज में जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि पिक्सेलेशन में है, तो कैमरा का हम व्यवस्था करवाएंगे। अगर हमारी यूनियन आती है तो हम फंड सैंक्शन करके कैमरा प्रोवाइड करेंगे, ट्राइपॉड, जो भी एक्सेसरीज होती है हम वो प्रोवाइड करेंगे। उसी तरह जैसे कि ई सेल हो गया, इनेक्टस हो गया, इसमें क्या होता है हम लोग इनेक्टस में स्टॉल लगाते हैं, तो परमिशन लेने में काफी दिक्कतें, काफी झंझटें होती हैं। फंड्स के सैंक्शंस में दिक्कतें आती हैं, फंड्स एलोकेट नहीं होते हैं, तो हम लोग अपनी सोसाइटी के जो इवेंट होते हैं उनको कराने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। तो ये सारी समस्याएं जो हम दूर करेंगे अगर हमारी यूनियन आती है, तो विदाउट एनी हैजल हम उन सारे ऑर्डर्स को क्लियर करेंगे, फंड्स को सैंक्शन करेंगे, पास करेंगे एंड उनको एक बेटर रिसोर्स देंगे जिससे कि सोसाइटीज भी प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाए। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और मुद्दा है जो कि है एकोमोडेशन का, और ट्रैवलिंग में काफी एक्सपेंसेस आते हैं। बच्चे, बस पासेस तो फ्री है दिल्ली में, सबको पता है, बट ड्यू इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में आती है दिल्ली यूनिवर्सिटी, और यहाँ सारे देश के कोने कोने से बच्चे पढ़ने आते हैं। तो इसके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि ट्रेवलिंग में सुविधा मिले। तो किस तरह की व्यवस्था का आप विचार रखते हैं जो आप स्टूडेंट्स के लिए, आम स्टूडेंट्स के लिए करवा के दे पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बसेस तो फ्री है दिल्ली में, दिल्ली सरकार ने फ्री दिया है, बट दिक्कत यह है कि बस में जो है ट्रैफिक जैम बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। दिल्ली की ट्रैफिक सभी को पता है कितनी ज्यादा होती है, तो बच्चे अगर बस से ट्रेवल करते हैं तो बहुत लेट लग जाता है, जाम में फंस जाते हैं, क्लासेस छूट जाती हैं, और गर्मी के टाइम में भी बहुत दिक्कतें होती हैं बस में। लेकिन जो सबसे दिल्ली मेट्रो जो है वो दिल्ली की जान है, ट्रेवलिंग करने का सबसे बेस्ट जो है वही है पॉसिबल, दिल्ली मेट्रो। तो हमारा ये आपसे ये, अगर हमारी जो टीम है, हमारी एवीयूपी जो है, अगर डूसू में आती है और एआरएसडी कॉलेज में अगर पैनल आता है हमारा, तो हम सबसे पहले इस मुद्दे पे ही काम करेंगे कि हम मेट्रो पासेस बनवा सकें। जिस तरह बस पासेस हम बनवाते हैं तो उसमें कंसेशन रहता है, एक बार 100 या 150 का पासेस बनता है और 1 महीने आप फ्री ट्रेवल करते हैं, कहीं पे जाइए आइए। तो उस तरह की व्यवस्था मेट्रो में भी होनी चाहिए ड्यू के स्टूडेंट्स के लिए, और ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा उन मिडिल क्लास लोगों के लिए, कि मतलब उन्हें बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, और ये जो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ट्रेवलिंग में। तो ये हम मुद्दा जरूर उठाएंगे, और इस पे मुद्दा तो हमारा है ही, हम अगर इसमें आते हैं तो हम इस पे जो भी अपना एप्लीकेशन फाइल कर, जो भी लीगल प्रोसेस होता है उसको करके हम इसको लाना चाहेंगे और इम्प्लीमेंट करवाना चाहेंगे। उसके बाद और भी कई सारे मुद्दे हैं छोटे बड़े जो हम स्टूडेंट से ले रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे अगर हमारी टीम आती है हमारे कॉलेज में। तो ओके, मेरा जो अगला सवाल है वो आपसे है। जब भी हम चुनाव लड़ते हैं तो एक कमेटी है, लिंगदो कमेटी, उनके रूल रेगुलेशन के हिसाब से चुनाव होते हैं, और अक्सर देखने को मिलता है कि जो बजट होता है, जो लिंगदो कमेटी ने 5,000 रुपए की लिमिट सेट की हुई है, लेकिन देखने को मिलता है कि लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। तो आप इस पर क्या सोचते हैं? आप लिंगदो कमेटी के इस डिसीजन को कितना सही मानते हैं? और अगर सही मानते हैं तो आप क्या चुनाव लिंगदो कमेटी के जो रूल रेगुलेशन है उसके अंदर ही लड़ रहे हैं? आप किस तरह से कंपेनिंग कर रहे हैं? पैसा कैसे आप मैनेज कैसे कर रहे हैं? अगर 5,000 से कम में कर रहे हैं तो आप कैसे कर पा रहे हैं? लिंगडो कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार आप 5,000 रुपये खर्चा कर सकते हैं, ठीक। और हम लोग एक छोटे परिवार से आए बच्चे, मिडिल क्लास की फैमिली, एक अपॉर्चुनिटी मिला, एक सपना लेके आए और एक अपॉर्चुनिटी मिला काम करने का। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से संबंध रखते हैं? मैं संबंध रखता हूँ ईस्ट चंपारण, मोतिहारी, बिहार से हूँ मैं। अच्छा, बिहार से हैं आप? जी। तो एक छोटे परिवार और छोटे से गांव समाज से कस्बा चंपारण की धरती से आया और एक सपना लेकर आया, और सपने के बीच में एक छोटी सी आपको विकल्प मिलती है कि उसमें आकर आप सेवा करें, और इस विकल्प को मैंने अपनाया। बड़ी खूबसूरत चीज़ ये हुई कि लिंगडो कमेटी की जो गाइडलाइन है कि उसमें 5,000 रुपये आप खर्चा कर सकते हैं, बिल्कुल।
हम लोग की जो यूनियन की विचारधारा यही है कि हम लोग लिंक्डइन कम्युनिटी के को फॉलो करें, और हमारी जो भी कैंपेनिंग हो रही है पेपरलेस कैंपेनिंग, हम लोग प्रयास करें पेपरलेस कैंपेनिंग हो, कार्डबोर्ड का यूज करें कैंपेनिंग के दौरान। हम लोग जो बैलेट नंबर है उसको कार्डबोर्ड के थ्रू बच्चों को बताएं, समझाएं। उसके बाद ऐसा हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग अपनी चीजों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम लोग एक दूसरे से पर्सनली बात करें, ओरल। यानी आप कह रहे हैं कि आप पेपरलेस कैंपेन में विश्वास रख रहे हैं और आपका जो बजट है वो 5,000 से ज्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कति मैं अपना बताऊं खुद का बजट की 5,000 की बात करो ना, मैंने बस 2 नॉमिनेशन फॉर्म डाला। मैंने हजार रुपए के लिए मैंने डीडी बनाई, फिर मैंने 300 रुपए की मैंने दो एफिडेविट बनाया, ठीक। 1,300 रुपये में मैंने इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन भर दिया। मैं 1,300 में मैं इस पोजीशन में हूँ कि आज ईश्वर की कृपा ऐसी हुई कि आज मैं निर्विरोध ज्वाइंट सेक्रेटरी। ईश्वर की कृपा है, आपके साथ वालों की कृपा है? ईश्वर की कृपा है, और साथ साथ बीए प्रोग्राम के छात्रों की सहायता, हमारे सभी कॉलेज के जो छात्रों की दुआ, और हमारी एबीवीपी के जो सम्मिलित एफर्ट है, जो कलेक्टिव एफर्ट है ना, उसकी बड़ी ही कृपा है। ओके जी। मेरा अंतिम सवाल जो है वो आपसे है कि जो छात्र हैं, आप प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं और 22 तारीख को चुनाव होने वाला है जहां पर ये निर्धारित होगा कि आप जीत रहे हैं नहीं जीत रहे हैं। तो मेरा जो सवाल है वो ये है कि आपका छात्रों से अनुरोध क्या रहेगा, आपकी अपील क्या है छात्रों से, आप क्या कहना चाहेंगी? मेरी यही अपील रहेगी कि वो जहाँ भी वोट करें सही से समझकर, सोच समझकर डिजर्विंग पे वोट करें। अपने अध्यापकों से पूछें, सीनियर से पूछें कि उनके लिए आज तक कौन काम करता आया है, उनके मुद्दों पे बात कौन करता है, उनके मुद्दों के लिए लड़ता कौन आया है, उनकी आवाज़ बनकर हमेशा कौन उनके लिए खड़ा हुआ है, उनकी लड़ाई अपनी लड़ाई समझकर कौन उनके लिए लड़ा है। तो बस यही मेरा अनुरोध रहेगा कि वो जो भी जहाँ भी वोट करें बहुत सोच समझकर, सब चीज देखकर वोट करें। आप किन बैलेट्स पे वोट करवाना चाहती हैं? आप ये जो कह रही हैं कि सबसे सही लोगों पर वोट करें, आप ये कहना चाह रही हैं कि आपके जो कैंडिडेट हैं वो सबसे ज्यादा सही हैं और आप इन पर्टिकुलर बैलेट्स पर वोट करिए? जी, मैं बताना चाहूंगी कि हमारे कैंडिडेट्स सही हैं, काम करते आए हैं, लोगों ने देखा है। अध्यापकों से मैं कहूंगी वो पूछें, सीनियर से पूछें कि उनके टाइम पर कौन काम किस तरह के करता काम है। करते आए हैं आप? अगर हम बात करें तो अगर मैं आप लड़कियों इकलौती जो छात्रों के लिए बात करूं तो ऋतुमती अभियान, मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के ऊपर हमने हमेशा काम किया है। मिशन साहसी, जहाँ पर हमने सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग छात्रों को मजबूत बनाने के लिए उस पर काम किया है। पैड वेंडिंग मशीन का एक बहुत अहम मुद्दा रहा है जिस पर हमेशा एबीवीपी ने काम किया है और एबीवीपी ने हमेशा कोशिश की है कि उसको हल किया जाए। और पैड वेंडिंग मशीन हमारे कॉलेज के आज अगर हर वॉशरूम में आप देख पा रहे हैं तो वो एबीवीपी का ही प्रयास था और जो सफल हुआ है, और आगे भी एबीवीपी हमेशा खड़ी रहेगी। ओके, ये थी एबीवीपी के जो एआरएसडी कॉलेज के प्रत्याशी थे उनसे बातचीत। आप इसी तरह के और कॉलेज के प्रत्याशियों के साथ बातचीत देख पाएंगे हमारे चैनल की सीरीज कैंपस न्यूज में। हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।